हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो हमने बनाया था डिप्रिसिएशन अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, काफ़ी अच्छा उस पर व्यू भी आया था। तो आज हम उसी का, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया था, आपको डिप्रेशन का अर्थ बताया था, कारण बताया था और विशेषता बताया था। ठीक है, क्या बताया था? विशेषता। इतना हमने बताया था दोस्तों। लेकिन आज हम आप लोग को जो बताने वाले हैं, इसके बाद से डायरेक्ट हम मैथ पे आएंगे। आज का जो क्लास है वो थ्योरिकल ही है, क्योंकि जो बेसिक आपका क्लियर होगा तो मैथ बनाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य जानेंगे और इसका तत्व जानेंगे। समझ में आ रहा ना? तत्व जानेंगे और डिप्रेशन काटने का कौन सा तरीका होता है, मैथ का एक सोल्यूशन करके भी उसके बारे में जानेंगे। और इसके हरास के विभिन्न जो भी विधियां हैं, जिस विधियों के अंतर्गत इसका मतलब आकलन किया जाता है, गणना किया जाता है, उस विधियों को भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या जानने वाला है? उद्देश्य, तत्व और हरास की विधियां, और विधियों के अंतर्गत कौन से रूल नियम चलती है, इसके बारे में जानने वाले हैं। इसका अगला वीडियो जैसे हम लेकर आएंगे, टोटली का टोटली उसमें क्या होगा? मैथ होगा और मैथ का सलूशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम लाइफ में कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो, पढ़ना ही क्यों ना हो, या फिर साइकिल चलाना या कहीं जाना ही क्यों ना हो, बिना उद्देश्य का हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। बिना उद्देश्य का हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, एक डिप्रिसिएशन यानी ह्रास का भी एक उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, लाइफ में बहुत ऐसी बात होती है जो बिना उद्देश्य के भी किया जाता है, लेकिन अधिकतम सबसे ज्यादा उद्देश्य रहित ही कोई कार्य किया जाता है। लेकिन ये जो डिप्रेशन है, हमारे व्यवसाय के लिए एक उद्देश्य प्रदान करता है। वो कौन सा उद्देश्य प्रदान करता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और फर्स्ट और पहला उद्देश्य क्या होता है कि जो आपका व्यवसाय है, जो आपका व्यवसाय है, जिसमें आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए ह्रास का इस्तेमाल किया जाना। दोस्तों, जैसे कि आप बिजनेस में सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं, कमीशन देते हैं, यही सब देते हैं ना, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसी प्रकार, उसी तरह से आपके व्यवसाय के स्थिति को जानने के लिए, शुद्ध लाभ को जानने के लिए ह्रास को भी क्या किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। किसको? डिप्रिसिएशन को, यानी कि ह्रास को। किसको ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों? डिप्रिसिएशन को। किसमें ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इससे क्या होता है, जो आपका संपत्ति है उसका मूल्य का पता चलता है। जैसे कि पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि डिप्रेशन एक ऐसा व्यय है जिसको बिना भुगतान किए चुकाना पड़ता है। कैसे? बिना भुगतान किए, यानी कि आपका जो संपत्ति है उसी का मूल्य, जो वास्तविक मूल्य है, उसी से जितने साल तक आप उसको चलाएंगे, उसी साल के अनुसार आप इसके विधियों के अनुसार क्या करेंगे? ह्रास काटते जाएंगे। प्रत्येक साल उसको, साल में बोले या मंथ में बोले, अधिकतम साल में आता है, तो प्रत्येक साल आपको क्या करना होता है? उसका डिप्रिसिएशन करते जाना है। ठीक है, क्या डिप्रिसिएशन जो है उसको प्रत्येक साल उसमें से वास्तविक मूल्य में से घटाते जाना है। ठीक है, ये दूसरा और वीवीआई पॉइंट है, सबसे बेस्ट पॉइंट है वास्तविक आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए। आपके व्यवसाय के जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, उसको दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, यदि आपका व्यवसाय में मान लीजिए 5 लाख की संपत्ति है, क्या है? 5 लाख की संपत्ति है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जो चल रहा है तो इस साल भी 5 साल का है, अगले साल भी 5 लाख का ही होगा।
ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस साल यदि 5 लाख का है तो अगले साल कुछ ना कुछ इसमें हरास होगा, घिसावट हो जाए, कोई नट बोल्ट झड़ जाए, या मशीन पहले की नए के उपरांत काम ना कर पाए, जैसे नया में जिस तरह से फास्ट काम करे तो उस तरह से स्लो कुछ कुछ ऐसा हो जो स्लो काम करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जो व्यापारी होता है, जो व्यवसायी होता है, वो अपने वास्तविक संपत्ति का मूल्य जो रियल वैल्यू है इसमें से प्रत्येक साल डिप्रेशन काटता है। आपको डिप्रेशन उसमें रेट दे दिया रहेगा, आपको कितना % डिप्रेशन काटना है और कितने सालों तक काटना है और किस विधि के अनुसार काटना है, ये आपको इसके अनुसार काटते जाना है। जब यदि दोस्तों आप इसमें से मान लीजिए 5,000 ही आपका क्या आता है, डिप्रिसिएशन आता है, तो दोस्तों अगले साल आपके संपत्ति का मूल्य कम हुआ कि नहीं हुआ? 4,95,000 ही हुआ। कितना? 4,95,000 ही हुआ। आपका संपत्ति का मूल्य घटा कि नहीं? लेकिन यही आप बिना डिप्रेशन घटाए यदि आप अपने आर्थिक स्थिति यानी बैलेंस शीट में दिखा देते तो ये जो 5,000 रुपया है ये आपको संपत्ति में ज्यादा दिखाता कि नहीं दिखाता? आपको ज्यादा दिखाता, लेकिन आपके आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, बुरा प्रभाव पड़ता, जिससे कि आपकी व्यवसाय में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती, और उस पर बुरा प्रभाव पड़ने का मतलब है ये आपको बहुत ज्यादा घाटा हो जाता। क्या होता? घाटा होता। कितना घाटा होता? 5,000 का घाटा होता। अभी अगले साल कितना होगा वो भी तो देखना है ना। यदि आप बैलेंस शीट बनाते हैं दोस्तों तो इतना तो आपका लॉस हो जाएगा। तो यदि इस तरह से आपके बैलेंस पे क्या होगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगले देखिए, इस तरह से तो हमने क्या जान लिया, शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए किसको हरास खाता को बनाया जाता है? शुद्ध लाभ और हानि निकालने के लिए हरास खाते को बनाया जाता है। अब देखिए जब इसके हम अगले पॉइंट पर तो उत्पादन लागत को सही ज्ञात करने के लिए भी बनाया जाता है। इसका जो तीसरा और बहुत बढ़िया और सटीक जो पॉइंट है, उद्देश्य है इसका, वो क्या है? उत्पादन लागत को सही ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि आप उत्पादन कर रहे हैं, मशीनरी बैठा रहे हैं, आप कोई अस्थायी संपत्ति खरीद रहे हैं, तो दोस्तों हमें ये भी तो देखना होता है कि हमारे संपत्ति में कितना का नुकसान हो रहा है, कितना का डिप्रिसिएशन लग रहा है, कितना का उसमें हानि हो रहा है, कितना का उसमें लॉस हो रहा है, कितना उसमें व्यय हो रहा है, सबको तो देखना होता है ना। तो उस लागत के अनुसार आपका जो हरास काटना है वो भी तो एक तरह से क्या व्यय ही ना है, उसको भी तो देखना जरूरी है ना। तो उस तरह से अगर देखें डिप्रिसिएशन के उद्देश्य के रूप में, तो आपको उत्पादन लागत को सही रूप से सही आकार में ज्ञात करना ही इसका क्या डिप्रिसिएशन का उद्देश्य होता है। क्या होता है डिप्रिसिएशन का उद्देश्य? अब देखिए अगला हम देखेंगे, संपत्ति का पुनर्स्थापना के लिए भी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए संपत्ति के यदि हम डिप्रिसिएशन नहीं काटते हैं, डिप्रिसिएशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 5 लाख की जो संपत्ति है ये कितने समय में खत्म हो जाएगी? अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 10 साल चलेगी या 20 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, इसके अनुसार डिप्रिसिएशन भी तो कटेगा ना। तो जो डिप्रेशन कटेगा दोस्तों, तो ये जैसे मान लीजिए अगर 55,000 के कट रहा है या 10,000 का कट रहा है, तो ये भी तो हमें तय करना होगा 10 साल में कितने का हमारा संपत्ति बचेगा। और जितना का संपत्ति हमारा बचेगा, अगर हम सामान्य रूप से लेते हैं 5,000 के रेट से, 5,000 के रेट से लेते हैं कितने 10 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा ना। 50,000 तो कितना जो है 4,50,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,50,000। अब 4,50,000 का हमारा जो संपत्ति हुआ वो हम देखेंगे कि 10 साल बाद चलने वाला है कि नहीं, देखेंगे नहीं देखेंगे, ये भी देखना जरूरी है। अगर व्यवसाय में हमारा जो संपत्ति है, जो मशीनरी है, वो चलने लायक है यानी कि उपयोगी है, तभी तो उसको न रखेंगे। अगर हमें पता चल गया कि नहीं रे भाई ये 10 साल में संपत्ति का मूल्य घटकर मान लीजिए 50,000 हो गया, सपोज मान लीजिए, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए कि 5 लाख से 50,000 संपत्ति का मूल्य हो गया, तो इसी तरह से दिख रहा है, चलने योग्य है नहीं है। तो इस तरह से संपत्तियों का पुनर्स्थापना करने के लिए भी हरास का कटना, हरास का लगाना बहुत जरूरी है। इसका मेन उद्देश्य ये भी बन जाता है कि हमको संपत्ति का पता चले कि संपत्ति का रियल वैल्यू क्या है और हम कब अपना संपत्तियों का पुनर्स्थापना करें, यानी कि नई संपत्ति या कब हम यहाँ पे स्थापना करें। तो दोस्तों जैसे ही पता चलेगा कि आपका मोबाइल खराब हो गया है
हैंग कर रहा है, तभी तो आप नया नया मोबाइल खरीदेंगे ना। वही सेम टू सेम कंडीशन है। आप चला रहे हैं, संपत्ति लगा रहे हैं, यदि संपत्ति का मूल्य आपको पता चल गया कि भाई काम नहीं कर रहा है, तो आप चेंज करेंगे, दूसरा संपत्ति लाएंगे। वही क्या है, संपत्ति का पुनर्स्थापना है। क्या है, संपत्ति का पुनर्स्थापना है। अब देखिए पांचवा और लास्ट पॉइंट, इसमें पॉइंट तो और भी हैं लेकिन हमने केवल 5 ही पॉइंट रखा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। और डिप्रिसिएशन में अगर थ्योरी पूछ रहा है तो कहीं से जितना हमने थ्योरी आपको बताया है उसी में से आएगा, ठीक है। आगे अगर देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन और पूछने वाला होगा तो उसका भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखिए ये उद्देश्य हमने 5 बताए हैं, 5 अभी 4 बताएं, एक और जान लीजिए। अधिक आयकर के भुगतान से बचने के लिए ये जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स, ये आपको क्या करती है, इनकम टैक्स या फिर टैक्स बोलिए। तो ये देखिए जो ये होता है ना इनकम टैक्स, ये आय पर लगता है, आयकर, ये जितना भी आय है उस पर लगेगा। लेकिन ये भी तो देखेगा आपका भाई संपत्ति कितना है, संपत्ति देखेगा ना कि कितना है आपका संपत्ति देखेगी कितना है, उसके अनुसार यदि आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आपका प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपया, क्या हो गया, 20,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ और हमने हरास काटा ही नहीं, तो ये 20,000 पे ना हमें क्या देना पड़ेगा, आयकर इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना। लेकिन वहीं आपको पता चले कि भाई जो हमारा संपत्ति था उसमें 2,000 रुपये का क्या हो गया, हरास हो गया। कितना हो गया, 2,000 रुपये का हरास हो गया। तो हमें कितना नेट इनकम हुआ पार्टनर, तो हमें इनकम हुआ मात्र 18,000 रुपये का। तब ना हम 18,000 रुपये का इनकम टैक्स देंगे, नहीं तो हम डिप्रिसिएशन नहीं काटे हैं तो 20,000 का देंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट से भी जाएगा, यानी कि आपके जेब से भी जाएगा, और जो उसका लगा है वो तो लगा ही है। तो दोस्तों डिप्रिसिएशन काटने का उद्देश्य इस प्रकार से है, अभी हमने बताया कि शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए है। यानी कि जब आपको प्रॉफिट 20,000 हुआ, इसमें से 2,000 आप नहीं घटाए तो आपका शुद्ध लाभ होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई आपका संपत्ति का जो मूल्य है वो भी इस प्रॉफिट में शामिल हो गया है। क्या हुआ है, इसमें शामिल हो गया है। तो जो प्रॉफिट जो व्यय है इसको भी तो माइनस करेंगे ना, तब तो हमें पता लगेगा हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से इस प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह से आपको क्या हुआ दोस्तों, इसका उद्देश्य यहाँ पे खत्म। यहाँ पे 5 उद्देश्य हमने डाला है, इस 5 उद्देश्यों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यही सेम टू सेम आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो भी चलेगा, और थोड़ा सा अपने तरफ से बनाइएगा तो इसमें क्या थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दीजिए। जैसे अधिक आयकर के भुगतान से बचना ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे इस तरह से कोई भी क्रमागत चेंज करके आप डाल सकते हैं, इसमें कोई कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे हम है दोस्तों, आप लोगों को कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे मतलब वैसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन आपको लिए नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब आगे हम इसके जान लेते हैं तत्वों के बारे में, इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम जान लेते हैं ह्रास के तत्व, ह्रास के मूल तत्व। इसके मूल तत्व तीन भागों में बंटते हैं। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में बंटते हैं। पहला और सबसे अच्छा क्या होता है, संपत्ति की लागत। इसका पहला जो तत्व है वो क्या है, संपत्ति की लागत। ठीक है दोस्तों, संपत्ति की लागत यानी कॉस्ट ऑफ एसेट। और दूसरा जो पॉइंट है संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल। क्या है, संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल। और तीसरा है संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य। क्या दोस्तों, संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों पहला इसका तत्व क्या है, संपत्ति की लागत, और दूसरा क्या है, संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल, और संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य। दोस्तों आप देख रहे हैं संपत्ति लागत यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे संपत्ति का लागत केवल संपत्तियों को क्रय करने से नहीं होता है, उसको खरीदने से नहीं होता है। उसका जो संपत्ति का जो लागत होता है वो केवल आप वस्तु खरीद लिए, संपत्ति आप खरीद लिए और उसको ले आकर लगा दिए, वहां तक से नहीं होता है। बल्कि संपत्ति का लागत कहां तक होता है,
आपके वस्तु को खरीदने से लेकर उसको ढुलाई का किराया, उसको बैठाने तक का खर्चा, फैक्ट्री में पूरी तरह से उसको बैठा देने के बाद उसको चालू करने तक के जितने भी खर्च है सबको जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? संपत्ति का लागत होता है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आपने एक मोबाइल खरीदा, क्या मोबाइल, इस मोबाइल को चलाने के लिए आपने मोबाइल वहां से खरीदा, घर लेकर आए, उसमें या पार्सल, आप मान लीजिए ऑनलाइन मोबाइल खरीदते हैं तो आप जब ऑनलाइन कीजिएगा मोबाइल खरीद आ जाएगा, उसके साथ साथ आपको क्या कहेगा? डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्ज भी मारेगा। डिलीवरी चार्ज जितना लगे, मान लीजिए 50 रुपया लगे आपके मोबाइल पे, उसके बाद उसमें हेडफोन नहीं दिया है, ब्लूटूथ नहीं दिया है, उसके बाद वो भी आप खरीदते हैं अपने काम चलाने के लिए, तो वो भी एक तरह से क्या होगा? लागत ही होगा। आपका जो पार्सल आपके पास आएगा और जो डिलीवरी चार्ज आपसे लेगा, आपके हाथ में जब मोबाइल देगा आप उसके डिलीवरी चार्ज देंगे, तो डिलीवरी चार्ज भी आपके मोबाइल के खरीदने की लागत में ही शामिल होगा। क्या होगा? इसके शामिल में ही होगा। मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा लेकिन उसमें किसी कारणवश उसका बैटरी थोड़ा प्रॉब्लम है, या फिर उसका कवर नहीं दिया, मोबाइल का जो कवर होता है कवर नहीं दिया, तो आप उसके लिए कवर भी एक लेंगे, बैक कवर, बैक कवर लेंगे ना, एक ग्लास भी आप लेंगे, उसका ग्लास साटने के लिए आगे ग्लास लीजिएगा ना, तो सब मोबाइल ना लग रहा है, तो ये भी इस तरह एक तरह से मान लीजिए 20-20 रुपया ये भी है, तो 40, 90 रुपया, ये 90 रुपया में किस में शामिल होगा? मोबाइल के क्रय में शामिल होगा, मोबाइल के कॉस्ट में, यानी कि मोबाइल के लागत में शामिल होंगे। समझ में आया? इसमें शामिल होंगे मोबाइल के लागत में। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन। देखिए दोस्तों, संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल से क्या संबंध है? आप सोच रहे होंगे कि जीवन काल मतलब इसका चरम सीमा या अंतिम सीमा कब आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हमें संपत्ति की यदि ह्रास काटना है तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि संपत्ति का जो वर्तमान जो जीवन काल है वो कितने वर्षों तक चल सकता है, कितने वर्षों तक चल सकता है, इसका अनुमानित जो जीवन काल है वो कितने वर्षों तक चलेगा या चल सकता है, उसका अनुसार नहीं आप डिप्रेशन काटेंगे। क्या डिप्रेशन कब काटेंगे? जब इसका जीवन काल आपको पता हो, कितने जीवन काल तक इसका काम चलेगा या कितने वर्षों तक कार्य करेगा। मान लीजिए हमने इस मोबाइल को, एक मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल को आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि कितने सालों तक, 2 साल, साल भर, 3 साल, 4 साल, जितना कितने सालों तक चल सकता है, ये भी तो आप जानेंगे कि नहीं जानेंगे? बहुत जानना जरूरी है। आप इसके बारे में भी जानने की जरूरत जरूर करेंगे। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा और आपको पता चले कि अगले साल वो खत्म हो जाएगा, नहीं चलेगा, हैंग करेगा, भड़क जाएगा, आप उसको लीजिएगा? कभी नहीं लीजिएगा। आप मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी आप संपत्ति खरीदते हैं, टीवी आप खरीदते हैं, तो आप पूछते हैं भाई इसका वारंटी कितने समय तक है, गारंटी कितने साल तक है, तो वो अपने प्रोडक्ट के अनुसार आपको वारंटी गारंटी देता है। वो उसका अनुमानित समय होता है जिसमें आपको जो आपका प्रोडक्ट लेना वो खराब नहीं हो, खराब होता है तो वो नया देगा या फिर उसको मरम्मत करके देता। उतना में आपको वो एक क्या देता है? विश्वास दिलाता है कि आपका इतने से 2 साल 3 साल तक आपका सामान नहीं खराब हो गया, खराब होता है तो हम बना के देंगे या फिर नया देंगे। समझ में आ रहा है? वही जो गारंटी और वारंटी है वही इसका संपत्ति का अनुमानित मूल्य या उपयोगी जीवन काल से संबंधित है। मान लीजिए वही है जो आपको गारंटी में जो समय मिलता है, वारंटी में जो समय आपको मिलता है, वही समय आपके लिए क्या है? संपत्ति का अनुमानित जीवन काल है। ठीक है, उपयोग की जीवन काल है। अब आते हैं दोस्तों संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य। क्या? संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य। संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरा बात है। ये जो तीसरा नंबर और लास्ट जो इसका तत्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने तत्व आपको बताए हैं दोस्तों, तो ये इसलिए बताए हैं कि थ्योरी में तो पूछेगा ही, साथ ही मैथ में इसका बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका जो मैथ बनेगा इन्हीं तीनों के बेस पे बनेगा, इन्हीं तीनों के बेस पे बनेगा। अब देखिए संपत्ति का जो अनुमानित मूल्य है वो क्या है? इसका कह रहा है संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य, यानी कि अवशिष्ट मतलब क्या होता है भाई? बचा हुआ भाग। क्या होता है? बचा हुआ। तो बचा हुआ भाग कब होगा? जब आप संपत्ति का लागत लगा दिए उसको
फैक्ट्री में बैठा दिए, उसके बाद आपका संपत्ति के उपयोग किए, जितने वर्षों तक आपका संपत्ति का वारंटी गारंटी है, आपने इस्तेमाल किया, उससे 1-2 साल बढ़ भी गए, उसके बाद आप अपने संपत्ति को कबाड़ में जैसे भी बेचे, जैसे भी बेच दिए, और उस बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है, जो रुपया प्राप्त होता है, वही बचा हुआ रुपया हमारा क्या होता है, यहां पे डाल देना है, बचा हुआ पैसा ही क्या है, हमारा संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य है। यानी कि अंतिम जो उसका मूल्य है, आपने इस्तेमाल करके उसको बेचा तो आपको कितना मूल्य प्राप्त हुआ, कितने रुपये प्राप्त हुआ, वही रुपया आपका क्या कहलाता है, संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य कहलाता है, जिसको ह्रास काटते समय, उसके गणना करते समय और संपत्ति के लागत मूल्य में से क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, और जितने वर्ष रहता है उससे भाग कर दिया जाता है, जितने वर्ष आपको इस्तेमाल किए उससे क्या किया जाता है, भाग कर दिया जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा क्लास आप लोगों का। और हम अब इसके बाद जान लेते हैं इसके विधियों के बारे में, जो ह्रास के विभिन्न विधियां हैं, पद्धति हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। फिलहाल इसको मिटाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं ह्रास की विभिन्न पद्धतियां। यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं ह्रास की विभिन्न पद्धतियां या विधियां, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, जितने भी जो किए हैं या करते हैं, तो उसके सभी के कोई ना कोई अलग अलग विधि थी, अलग अलग नियम था, इसको ऐसे बनाया जाएगा, उसको ऐसे बनाया जाएगा, ऐसा होता था ना। उसी प्रकार सेम कंडीशन इसमें भी, ह्रास में भी है। ह्रास को किस किस विधि के अंतर्गत बनाया जा सकता है, इसकी गणना की जा सकती है, इसके बारे में आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो ह्रास की जो विधियां होती है, इसमें सबसे पहला और प्रथम रखता है अस्थाई किस्त पद्धति। क्या? अस्थाई किस्त पद्धति। इसमें ज्यादा देखिए, जितना दिया है ना, 10 इसका दिया है, विभिन्न पद्धति विधियां दिया है। 10 का 10 नहीं पूछता है, 2-3 पूछता है, लेकिन हम इसको बारी बारी से सबको बताते जाएंगे। अभी हम केवल आपका ये कितने विधियां, इसके बारे में बता देना है, और इसके बाद प्रत्येक बारी बारी से सभी विधियों के बारे में हम टाइप बाय टाइप, पॉइंट बाय पॉइंट इसके मैथ का सॉल्यूशन करते जाएंगे, और इसके बारे में हम लोग जानते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आता है अस्थाई किस्त पद्धति। क्या आता है? अस्थाई किस्त पद्धति, यानी 1 साल आपको अस्थाई रेट बता दिया जाएगा, और उसी अस्थाई रेट को आप प्रत्येक साल घटाते जाएंगे। ठीक है, जो होता है कर्मागत पद्धति ना, दूसरा होता है कर्मागत पद्धति, यानी क्रम बाय क्रम इसको ह्रास काटते जाना है, क्रम के अनुसार से आपको ह्रास काटते जाना है। तीसरा है देखिए वार्षिक वृत्ति पद्धति। तीसरा क्या है? वार्षिक वृत्ति पद्धति। और चौथा है ह्रास कोष पद्धति या ह्रास कोष पद्धति, यानी डिप्रेशन फंड मेथड। और देखिए अगला है 5वां नंबर बीमा पॉलिसी पद्धति। बीमा पॉलिसी पद्धति। छठा है पुनर्मूल्यांकन पद्धति, और 7वां है रिक्त इकाई पद्धति, और 8वां है मशीन घंटा दर पद्धति, यानी मशीन कितने घंटे चलती है उसके अनुसार भी ह्रास काटा जाएगा। और अगला है किलोमीटर वाली पद्धति, यानी किलोमीटर के अनुसार भी काटा जाएगा। और अंत में है 10वां क्या है? समूह ह्रास पद्धति। क्या है? समूह ह्रास, इसको पद्धति बोल लीजिए, समूह ह्रास पद्धति। इन सभी 10 जो है क्या है? मेथड, यानी कि जो इसका 10 जो विधियां हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम अस्थाई किस्त पद्धति और क्रमागत पद्धति दोनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हम इसका बेसिक डिफिनेशन के साथ अर्थ और विशेषता जितना भी जो भी कुछ हो इसका सभी, इसको पूरे बेसिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और इसी के साथ इसका जो भी जितना भी मैथ होगा उसको हम सॉल्यूशन कराते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, आगे की तरफ आप लोगों को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितने भी पढ़ने वाले हैं उन सभी के पास पहुंचाइए, ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।